हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 3 पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। मैंने आपको नोट से भी पढ़ाया है और मैंने आपको बुक से भी पढ़ाया है। मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं कि नोट से पढ़ाइए, अच्छा लग रहा है, तो मैंने नोट से कंटिन्यू किया। और बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि बुक से पढ़ाइए, बुक से अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे बुक से पढ़ाना चाहिए या फिर नोट से पढ़ाना चाहिए। नोट से पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि आपको ईजीली चैप्टर जो है थोड़ा सम अप करके समझा सकूं और आपको नोट्स अवेलेबल हो सकें। हालांकि उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज तो मैं बुक से ही पढ़ाऊंगी आपको। और अगर आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किससे पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मुझे ये है कि आपको समझ आना चाहिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशन, कि पब्लिक न्यूट्रिशन का क्या स्कोप है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि हैव नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं उसकी बारे में जानना, और उसके अलावा कि गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए क्या प्रोग्राम दिए हैं। और इसके अलावा रोल एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल्स, जो अगर आपको पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए क्या नॉलेज और क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये सब इस चैप्टर में कवर होगा। तो सबसे पहले बात अगर करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, एक फाउंडेशन, एक बेस होता है हेल्थ का, और ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जो डिजीज़ेज हैं उससे बचने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है समझना, न्यूट्रिशन की साइंस को समझना बहुत मुश्किल है जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि उसका पब्लिक की हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हेल्थ जो है वो रेफर करती है टू द कलेक्टिव एक्शन टेकन बाय सोसाइटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ होल पॉपुलेशन। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो पब्लिक हेल्थ है वो क्या है कि क्या कलेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा जो बचाव करे या फिर बीमारियों से, और प्रमोट करता है हेल्थ को, किसकी, टोटल जितनी भी होल पॉपुलेशन है। तो इसमें इट रेफर्स टू ऑल ऑर्गेनाइज्ड मेजर्स, इसके अंदर सारे ऑर्गेनाइज्ड मेजर्स आते हैं, चाहे वो पब्लिकली लिए गए हों चाहे वो प्राइवेट लिए गए हों। तो जो वो मेजर जो कि बचाएंगे डिजीजेस से और हेल्थ को प्रमोट करेंगे और प्रोलॉन्ग करेंगे लाइफ को सारी पॉपुलेशन की। तो पब्लिक न्यूट्रिशन और हेल्थ जो हैं वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, और जो कि कंसर्न करती है एंटायर पॉपुलेशन के बारे में, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स। यानी आपने इससे पहले जो लेसन पढ़ा उसमें आपने इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा था, कोई एक बीमार है उसकी कैसे ख्याल रखा जाए, उसकी कैसे डाइट होनी चाहिए। लेकिन पब्लिक न्यूट्रिशन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बल्कि होल पॉपुलेशन के बारे में सोचता है कि कैसे होल पॉपुलेशन का न्यूट्रिशन सही हो, बीमारियों से कैसे बचाया जाए और उनकी लाइफ को कैसे अच्छा किया जाए। तो द एम ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इज टू प्रिवेंट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन एंड टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो एम यही है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का कि वो अंडर न्यूट्रिशन जो है, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता सही से, या फिर ओवर न्यूट्रिशन जिन्होंने एक्सेस में ले लिया है, उनको मेंटेन करना है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस पॉपुलेशन का। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसमें ये ब्रैकेट में जो होते हैं कभी कभी हम इनको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे अभी हमारे पास अभी मैंने जो पढ़ाया तो उसमें एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन वर्ड आया था, तो वो ही यहाँ देखिएगा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है जब एक पर्सन जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसीव करता है और उसको सही से यूटिलाइज भी करता है, यानी प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो न्यूट्रिएंट्स लेता है जैसी उसकी बॉडी को ज़रूरत है। यानी कि अगर उसकी बॉडी को जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है वो उतना प्रोटीन ले रहा है, जितनी कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है उतना वो ले रहा है। तो जितनी उसकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वो सही मात्रा में ले रहा है तो इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन।
फिर है दूसरा ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस। ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है? ये एक डिग्री ऑफ बैलेंस होता है किसके बीच? न्यूट्रिएंट इनटेक एंड न्यूट्रिशनल नीड्स, यानी आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और कितना आपकी बॉडी को चाहिए है, वो एक बैलेंस जो होता है वो होता है ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस। फिर है मैल न्यूट्रिशन। क्या होता है वो? रेफर्स टू द डिफिशियंसीज यानी कमी, एक्सेसेस ज़्यादा या फिर इम्बैलेंस इन ए पर्सनस इनटेक ऑफ एनर्जी। तो पर्सन की जो एनर्जी ले रहा है या फिर वो जो न्यूट्रिएंट ले रहा है उसका ज़्यादा होना, कम होना या इम्बैलेंस होना, ये रेफर करता है मैल न्यूट्रिशन। और इट इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ डाइटरी इनटेक एंड द डाइट डजेंट प्रोवाइड इनफ न्यूट्रिएंट। तो इसके अंदर डाइटरी इनटेक का इम्बैलेंस या फिर डाइट सही तरीके से जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर रही है राइट बैलेंस में, तो उससे मेल न्यूट्रिशन होता है। मेल न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं: अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन जो होता है यानी कि बॉडी में जितना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने बॉडी में नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन से क्या होता है? ग्रोथ नहीं होती है, वेट जो है वो दिन ब दिन कम होता चला जाता है, हाइट भी नहीं बढ़ती और अंडर वेट हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोड और ये इस तरह की मरसमस, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? ओवर न्यूट्रिशन ऑकर्स कि जब आप अब जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, जिसका रिजल्ट होता है ओवरवेट, ओबेसिटी, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। यानी कि अगर किसी ने फैट ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, फैट ज़रूरी मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ तो मात्रा में जाना चाहिए फैट, लेकिन अब एक्सेस में आपने फैट ले लिया है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, तो ये सब ओवर न्यूट्रिशन की ही एग्जाम्पल है। फिर है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जब पर्सन जो है डज नॉट गेट द राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब ये कि आपने एक चीज़ बहुत मात्रा में ले ली है और एक चीज़ आपको अगर ज़रूरत है आपने कम मात्रा में ली है। न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं बट एक इम्बैलेंस तरीके से ले रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जब पर्सन को कम खाना मिलता है या लिमिटेड डाइट होती है या फिर उसकी तो उसमें उस खाने में न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होते हैं तो उसका एक राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाता है, तो जिससे कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे। फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड मैल न्यूट्रिशन। तो अभी हमने अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन पढ़ा। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड मैल न्यूट्रिशन, जिसके अंतर्गत लैक ऑफ इम्पॉर्टेंट विटामिन आते हैं। ये इसके अंदर जैसे विटामिन ए की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी, ये सब जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड मैल न्यूट्रिशन में आता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मैल न्यूट्रिशन क्या होता है और कितना टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ से आप आंसर जो आपने जो समझा है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है पब्लिक न्यूट्रिशन का और हेल्थ का। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन नेशंस इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है पॉपुलेशन का, उसका बहुत ही एक सीधा प्रभाव पड़ता है जो नेशन की इकनॉमी है और उसकी डेवलपमेंट में। तो इसलिए पब्लिक न्यूट्रिशन और हेल्थ का इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट को लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी पे अगर हमारा प्रभाव पड़ रहा है पॉपुलेशन की सेहत का, तो गवर्नमेंट को मेजर्स लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेल न्यूट्रिशन एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, यानी ये एक इंसान को नहीं, काफ़ी लोगों को ये मेल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है, तो जिससे कि एक तरह का एक चैलेंज बन गया है। तो मेल न्यूट्रिशन से क्या हो रहा है, हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो गरीबी हो रही है, इल हेल्थ हो रही है। तो द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल मेडिकल इम्पैक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन आर सीरियस एंड लास्टिंग। तो पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है चैलेंजेस जो ये मेलन्यूट्रिशन का है उसको थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए। तो पब्लिक न्यूट्रिशन और हेल्थ का एक तो यही महत्व है। दूसरा जो मेल न्यूट्रिशन है जिसके अंतर्गत अंडर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें
तो 50% जो डेथ चिल्ड्रन की होती है वो अंडर 5 years ऑफ एज जो हो रही है, तो वो मेल न्यूट्रिशन के कारण हो रही है। तो इस फील्ड पे फोकस करने की ज़रूरत है। मेल न्यूट्रिशन जो है इंडिया की एक सीरियस प्रॉब्लम है, और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जो बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में, वो लो बर्थ वेट पैदा होते हैं। तो जो एक एग्जैक्ट अगर वेट, अगर नॉर्मल वेट की बात करें, जो स्टार्ट होता है वो होता है 2.5 kg से स्टार्ट होता है। तो आपके ये 11th में भी क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से जो वेट है, वो बच्चे का एक नॉर्मल वेट क्या होता है, तो वो होता है 2.5 kg। यानी इससे अगर नीचे बच्चे का वेट होता है तो वो एबनॉर्मल कहलाता है, एबनॉर्मल वेट कहलाता है। तो लो बर्थ वेट जो होता है, अगर बच्चा मतलब कम किलो का है, 1 किलो 1.5 किलो, तो उसकी फिर चांसेस होते हैं डेथ के। और उसके अलावा अगर वो सरवाइव भी कर जाता है और कमज़ोर रहता है, तो उसको बीमारियां भी बहुत जल्दी जल्दी घेरती हैं, और उसका बचपन और उसका अडल्ट लाइफ पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से जो एक लार्ज पॉपुलेशन है, पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है बच्चों का या अडल्ट्स का, वो सफ़र कर रही है हिडन हंगर। हिडन हंगर सफ़र कर रही है, जिसका मतलब होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज का मतलब होता है कि जिसके अंदर आयरन की, जिंक की, विटामिन ए की, आयोडीन की, फॉलिक एसिड की, ये सब जो कमियां हो रही हैं, ये सब कमियां जो हैं ये हो रही हैं, इसको हिडन हंगर बोलते हैं। और ये हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। अब है न्यूट्रिशन जो है, ये एक न्यूट्रिशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। देयरफॉर इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज़ वेरी एसेंशियल। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और उसका जो है पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को इस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए, और इसके लिए काम भी करना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, उससे कैसे डील किया जाए। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो होता है इज़ ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस टू डील विद द हेल्थ पैराडॉक्स एंड चैलेंजेस दैट इज़ इंडिया फेसिंग। तो इंडिया जो है अब इस फेज़ में है, एक न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन के फेज़ में है, जहाँ पे डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब जो है एक लार्ज मात्रा में बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चों में भी डायबिटीज़ हो रही है, और जो लो बर्थ वेट बेबीज़ काफ़ी हो रहे हैं। तो ये सब जो है, ये इन सब पे ध्यान देना, ये सब काम किसका है, पब्लिक न्यूट्रिशन और हेल्थ के अंतर्गत आता है। फिर जो ये दीज प्रॉब्लम्स जो है, इन प्रॉब्लम्स को ज़रूरत है कंट्रोल करने की, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है फिजिकल ग्रोथ पे और मेंटल ग्रोथ पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, प्रोडक्टिविटी पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो मेल न्यूट्रिशन जो है एडवर्सली बहुत ही प्रभाव डाल रहा है चिल्ड्रंस की चांसेस ऑफ सर्वाइवल पे, और या तो वो बीमार हो रहे हैं, या फिर उनमें एक ऐसी एबिलिटी की कमी आ रही है कि लर्न करने की, और इससे क्या हो रहा है कि इससे जो है लेस प्रोडक्टिविटी हो रही है लाइफ की। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया में मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो क्या है। पहली है कि इंडिया जो है एक डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन फेस कर रहा है, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। कहीं तो किसी को पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और कहीं पे जो है वो ओवर हो रहे हैं। तो दोनों ही जो हैं वो नुकसानदेह हैं। कम होने पे भी बीमारी हो रही है, और ज़्यादा होने पे भी बीमारी हो रही है। दूसरा है चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों के लाइफस्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, और उसकी वजह से लोग जो हैं उनकी सेहत पे फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि डिपेंडेंस ऑन फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आजकल की दुनिया में हर किसी को दौड़ है, हर किसी को जल्दी पहुंचना है। पहले होता था लोग साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, तो पैदल चलने से ऑटोमेटिकली वॉक हो जाती थी, साइकिलिंग करने से ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाया करती थी। अभी क्या है, हर चीज़ फास्ट चाहिए। अगर साइकिल नहीं चलानी है, चाहे जिम जाएंगे वहाँ साइकिल चलाएंगे, लेकिन जो है उसके अलावा आप थोड़ी सी दूर से थोड़ी सी जगह भी आगे जा रहे हैं, आपको बाइक लेके जानी है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लेके जाना है कि जल्दी से पहुंच जाए और चलना ना पड़े। डिक्रीज आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। रीज़न बहुत सारे हैं आउटडोर एक्टिविटी ना होने के। सबसे पहला रीज़न आज की डेट में है
मोबाइल में इतना एंटरटेनमेंट हो गया है कि बाहर निकलने का दिल ही नहीं चाहता है। फिर है लेस फिजिकल वर्क कम होने लगा है। अब हर चीज़ तो मशीनरी इंट्रोड्यूस हो गई है। पहले मसाले हाथों से पीसते थे, अब मिक्सी इंट्रोड्यूस हो गई है। उसके अलावा और भी इतने घरेलू काम हैं जो पहले हुआ करते थे, तो उससे फिजिकल वर्क होता था, तो एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ा करती थी करने की। अब क्या है, इससे फिजिकल वर्क लेस हो रहा है। लेस वॉकिंग, वही जो बात मैंने बोली है कि वॉकिंग कम हो गई है। अब जो पहले लोग सिर्फ गांव में या इस तरह के एरियाज़ में रहते थे तो एरिया बड़ा होता था और घर में खूब चल लिया करते थे। अभी लोग फ्लैट में रह रहे हैं, छोटे छोटे से घर होते हैं, इतना कितना चलना हो जाता है, और नीचे उतर के कोई इतना 4th फ्लोर से नीचे उतर के तो बार बार जाएगा नहीं, तो एक चलना भी कम हो गया है। चलना वैसे भी कम हो गया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा आदत पड़ गई है, और उसके अलावा ये भी रीज़न है। फिर है कि जो बड़े शहरों में जो बच्चे रहते हैं तो उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, या तो आप कोई ऐसा ज्वाइन करा दो जहाँ पे बच्चे खेल पाएँ। अब रोज़ रोज़ कहाँ उन बच्चों को लेके जाया जा सकता है, तो बच्चे घर में ही रहेंगे। जब घर में रहेंगे, बोर होंगे, तो कुछ ना कुछ तो वो टीवी मोबाइल कुछ तो देखेंगे, तो मतलब उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो ना के बराबर हो गई है। फिर है डाइट्री पैटर्न एंड फूड चॉइसेस हैव बिकम लेस हेल्थफुल। अब तीसरा ये है कि पहले क्या होता था, कंपेयर मैं पहले से इसलिए कर रही हूँ कि कंपैरिजन से ही समझ में आ सकता है। अभी हम होल ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सबको इग्नोर कर रहे हैं। मज़ा किस में आने लगा है, प्रोसेस्ड फूड में, फास्ट फूड में, स्नैक्स में, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक्स। वाह वाह वाह, क्या सुनने में कितना मज़ा आ रहा है, खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाद में जो उसका फ़र्क पड़ता है ना सेहत पे, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो यही है कि इन सब चीज़ों का ज़्यादा चलन हो गया है। ये बहुत मज़े से खाए जाते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये नुकसान बहुत देते हैं। अगर बात करें ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स की, जैसे लड्डू है, कचौड़ी है, भरपूर इसमें शुगर होती है, फैट होता है, जो कि कहीं ना कहीं जो है हमारी सेहत को नुकसान देता है। पहले कभी खा लिया, लड्डू खा लिया, लेकिन अभी तो एक तो आराम से अवेलेबल हो जाती हैं सब चीज़ें। घर बैठे एक बस क्लिक करो, मंगाया ऑनलाइन और घर बैठे चीज़ आ गई है, कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ रहा है। तो जब ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हो रही हैं तो क्यों ना खाया जाए, नहीं? तो डेली डाइट का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन ये नुकसान दे रहे हैं। मोर नंबर ऑफ पीपल हैव इश्यूज ऑफ अनडिजायरेबल वेट गेन, और ज़्यादातर लोग बहुत ओवरवेट होते जा रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है। और न केवल ये मोटापा बड़े बड़े आदमियों में, इनमें नहीं देखने को मिलता, बच्चों में बहुत मोटापा देखने मिल रहा है। तो रीज़न यही हो रहा है कि इस तरह के फूड खाए जा रहे हैं जो कि फ़ायदे में नहीं है और नुकसान दे रहे हैं। और डायबिटीज़ बहुत होने लगी है, हाइपरटेंशन होने लगी है, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं, और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सेहत पे। और इससे क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब बीमार होंगे तो दवा लेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, पैसा खर्च होगा, तो फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ेगा। फिर है न्यू चैलेंजेस इन डिजीज़ एंड हेल्थ केयर। अब क्या है कि हालांकि कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स है या और ऐसी डिजीजेस, उन पे बहुत काबू पा लिया गया है। एडवांसमेंट ऐसा हुआ है हेल्थ केयर का, इन सब पे काबू पा लिया गया है। लेकिन न्यू डिजीजेस भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। HIV एड्स है, और ट्यूबरकुलोसिस जो है, TB, हेपेटाइटिस, मलेरिया जो पुरानी हैं वो भी बढ़ रही हैं, और कोरोना वायरस तो लेटेस्ट है। और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जिनको ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस उनका सही नहीं है। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस जो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस होना, जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं और कितना आपको ज़रूरत है। तो अगर आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बीमारियों से थोड़ा दूर रहेंगे। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता, वो बहुत जल्दी बीमारियों को कैच कर लेते हैं। तो उनका इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करना, कंट्रोल करना, इनसे बचाना, ये एक मेजर चैलेंज है किसके लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो ज़रूरत है इस चीज़ की कि इन सब चीज़ों को फेस करा जो जा रहा है, इनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अब नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन।
व्हाट इज पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन? पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन होता क्या है? Public health nutrition is the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the medium of nutrition. Public health nutrition एक साइंस है, एक आर्ट है, ताकि बचा जा सके डिजीजेस से, लाइफ अच्छी करी जा सके और सेहत बनाई जा सके, सेहत को इम्प्रूव किया जा सके. किसके द्वारा? थ्रू द मीडियम ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के थ्रू कैसे बीमारियों से बचा जा सके, कैसे लाइफ को अच्छा किया जा सके, कैसे सेहत को अच्छा किया जा सके. दिस इज पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन. पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी फील्ड है, ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें ये कंसर्न किया जाता है कि कैसे प्रमोशन हो गुड लाइफ का, कैसे प्रिवेंशन किया जा सके प्रॉब्लम्स का पॉपुलेशन की थ्रू न्यूट्रिशन, या फिर कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को के थ्रू इनको सॉल्व किया जा सके. तो अगर बात ये होती है कि ये पूछा जाए कि कभी मतलब आपने लेसन 2 में पढ़ा क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन पढ़ा ना, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. तो आपको लगेगा न्यूट्रिशन सेम. यस, न्यूट्रिशन तो सेम है, बट जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है या फिर डाइटेटिक्स होता है वो इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है, और यहाँ पे पब्लिक न्यूट्रिशन जो होता है वो होल पॉपुलेशन के बारे में बात करता है, होल पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में बात करता है. तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ द होल कम्युनिटी, यानी पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को कैसे देखा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, ये सब पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है. और कम्युनिटी की अगर बात करें कि कम्युनिटी होती क्या है, देखिए कम्युनिटी जो होता है वो इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल के, जो उन लोगों का ग्रुप होता है जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं. जैसे कि किसी की कॉमन लैंग्वेज है तो वो कॉमन लैंग्वेज वाली कम्युनिटी कहलाएगी. जिसका जिस तरह से लाइफस्टाइल कॉमन है तो कॉमन लाइफस्टाइल की कम्युनिटी कॉमन की कहलाएगी. तो जिसकी जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनकी कम्युनिटी होती है. तो अगर इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड न्यूट्रिशन, अगर गुड न्यूट्रिशन को प्रमोट करना है और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स से को प्रिवेंट करना है, तो ये ज़रूरी है पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स के लिए कि सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, फिर उसके बाद ये देखें कि अंडरस्टैंड करें कि हाउ एंड वाई दीज प्रॉब्लम्स ऑकर, फिर वो प्लान करें स्ट्रेटजी एंड देन उसको एक्शन लें, उस पर इम्प्लीमेंट करें उसको, और उसके बाद उसके जो इफ़ेक्ट हैं, उसके जो इम्पैक्ट हैं उनको इवेलुएट करें. अब बात आती है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स. न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को के क्या फैक्टर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं. तो पहला फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. दूसरा है एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जिसमें प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ वेरियस फूड स्टफ्स आते हैं. हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सर्विसेज, देयर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू देम, और गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल विल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स सोसाइटी में सोसाइटी आर लिंक्ड टू फूड से और सेवरल इंटररिलेटेड फैक्टर्स. ये सब जो होते हैं ये सब आते हैं और इनका जो रूट है ये सब क्या करते हैं, वेरियस लेवल्स दैट हैव देयर रूट्स इन पॉवर्टी. तो जितनी भी चीज़ें हैं जिनका पुअर एक्सेस होना, लोगों के लिए पुअर एक्सेस होना, उनको ना मिलना, और स्पेशली इन द यानी कि गांव में देख लीजिए आप, ये सब चीज़ें जैसे कि एक्सेस टू टॉयलेट, आज की डेट में तो फिर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन टॉयलेट्स नहीं होते थे पहले, लोग दूर जाकर करा करते थे, उनके घरों में नहीं होते थे टॉयलेट्स. फिर थोड़ा थोड़ा ये हुआ कि टॉयलेट्स बने तो कॉमन बन गए, दूर जाके कहीं कॉमन टॉयलेट्स बन गए. उसमें फिर हाइजीन की प्रॉब्लम, सही से मतलब कोई सफाई नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है, उससे बीमारियां एक दूसरे की लगती हैं गंदगी से. तो पुअर सैनिटेशन से क्या हुआ कि लोग बीमार हुए तो वो काम पे नहीं गए या उन्होंने अपना काम नहीं किया. जब काम नहीं किया तो उन्होंने कुछ कमाया नहीं, तो इकोनॉमिक लॉस हुआ. तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है उनको आज भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, तो उससे वाटर से रिलेटेड डिजीजेज हो जाती हैं. फिर है फैक्टर्स रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन. अब अंडर न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या फैक्टर्स हैं,
जैसे सबसे पहले है बेसिक कॉज। बेसिक कॉज में क्या आता है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी कि एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं। ये रिसोर्सेज इनकी सही मात्रा में क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं है एक्चुअल रिसोर्सेज की। दूसरा, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं बेसिक कॉज में, जिसमें कि स्टेटस ऑफ वेमेन है, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर प्रोग्राम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी है। पोटेंशियल रिसोर्सेज में एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, ये सब बेसिक कॉजेज में आते हैं। दूसरा है अंडरलाइनिंग कॉज एट हाउस होल्ड फैमिली लेवल, जिसमें कि इनसफिशिएंट एक्सेस टू फूड आता है, इनएडुकेट मैटरनल एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस आती हैं, पुअर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन आता है, इनएडुकेट हेल्थ सर्विसेज एंड इनसफिशिएंट एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज आता है, इनएडुकेट एंड इनएप्रोप्रिएट नॉलेज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, एल्डरली एंड गर्ल चाइल्ड आता है, इनएडुकेट एजुकेशन आती है। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक हैं जो आपने बहुत बचपन से पढ़े होंगे। ये सब आते हैं अंडरलाइनिंग कॉजेज एट हाउस होल्ड एंड फैमिली लेवल। तीसरा है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में जैसे कि डाइटरी इनटेक का है कि सही से नहीं ली जा रही है, डिजीजेज हैं, तो इनका सबका आउटकम्स यही है कि मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, डिसेबिलिटी हो रही है और डेथ हो रही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। मैंने कुछ पार्ट जो है इस लेसन का आपको इसमें पढ़ाया है। आई थिंक ये पार्ट 1 होगा चैप्टर 3 का, और उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बुक से ही अच्छे से पढ़ा सकूं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपको बुक से पढ़ना है या नोट से पढ़ना है। थैंक यू।